हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 65 है। इसमें भी देखेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 MCQs को। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। खासकर जो भी टेस्ट सीरीज हमारी आ रही है, जीएस वाली हो गई, साथ ही उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और वरियस जो टॉपिक आते हैं, और खासकर जो हमारा एक महाकुंभ चल रहा है आजकल परीक्षा वाले का, उसको आप फॉलो करते रहें। ठीक है, ना केवल कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए, वरन जो आगे एग्जाम होने वाला आपका अभी वीडियो इनमें सभी में काम आएगा हो। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। ज़्यादा यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अलाउद्दीन खिलजी देखिए हमारा रहा दिल्ली सल्तनत पे 1296 से 1316 तक। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? ठीक है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे हमारा प्राइमरी सोर्स है। कितने प्रतिशत भारतीयों का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान परिदृश्य की बात करते तो अभी लगभग 54% के आसपास जो हमारी जनसंख्या है वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है, यानी कि कृषि पर। ठीक है, अभी क्वेश्चन बना था आपका सचिवालय रक्षक वाले एग्जाम में, कृषि कौन से सेक्टर में आता है? तो ये हमारा प्रथम जो हमारा वर्ग होता है उसमें आता है। ठीक है, प्रथम क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। तो और जैसे जो हमारा सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीय में आता है। विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारा सेकंड में आता है, द्वितीयक में। अब भारत की बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश है, आपको पता ही है। हालांकि कृषि की व्यवस्था कैसी है उस पर बात करना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा यहाँ पे, बट भारत की अभी वर्तमान समय में 54% आबादी कृषि पे ही आश्रित है। अगला क्वेश्चन बोलता है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आपने कई बार पॉलिटी में टर्म पढ़ा होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपका है। तो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए आपका टोटल सांसदों का 1/10 चाहिए, यानी कि 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है इसमें, है ना। 50 सांसद इसमें चाहिए हमारा। तो देखिए, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का वैसे कोई उल्लेख नहीं है कहीं पर, लेकिन संविधान का एक अनुच्छेद है 118, और ये अनुच्छेद ये बोलता है कि प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, और लोकसभा का एक नियम है 198, इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दे सकता है कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, कुछ भी उसकी कमियां खामियां जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50, ऑप्शन डी। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य अगर हम इसको देखें तो पाल राजवंश की मैं बात करूं दोस्तों, स्थापना होती है 750 में। पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल। ये क्वेश्चन कई बार बना है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक ये शासन रहा। गोपाल ने इसकी स्थापना की थी, और इसकी राजधानी, पाल वंश की जो राजधानी रही उसमें मुंगेर रही। ठीक है, मुंगेर इसकी राजधानी थी। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिए। और पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है जिससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था धर्मपाल ने। ठीक है, ये भी पाल वंश का था। तो आधुनिक समय के हिसाब से हम देखते हैं तो पाल वंश उस समय फैला हुआ था भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है, ईस्टर्न पार्ट में। अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? देखिए, आपको कोई भी काम कर रहे हैं, अगर फाइल वाइल बना रहे हैं, आपको कुछ वापस चाहिए, अंडू यानी कि किया हुआ वापस करना है फिर से, तो उसके लिए हम हमेशा दबाते हैं Ctrl+Z। ऑप्शन ए इसमें सही है। ठीक है, पेस्ट करने के लिए कौन सा हमारा शॉर्टकट होता है? तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। ठीक है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है। अगर किसी वर्ड में अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U होता है। किसी भी शब्द को बोल्ड करना है तो Ctrl+B होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिक्स, शॉर्टकट कीज यानी कि। अगला क्वेश्चन है, खिरिज खां निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो खिरिज खां था हमारा सैयद वंश से। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। सैयद वंश की बात करते हो तो दिल्ली सल्तनत में ये वंश रहा 1414 से लेकर 1451। ठीक है, फिर 51 में लोधी आ जाएंगे 1526 तक। तो यहाँ पर देखिए, जो खिजिर खां था इसी ने सैयद वंश की स्थापना की थी। हालांकि इसको बात की जाए, जो ये शासन वगैरह था इसमें हेल्प की थी उस समय किसने? तैमूर लंग ने। ठीक है, तो तैमूर लंग इसको सौंप के चली गया था। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड की लोकेशन बतानी है आपने, इनमें से किस महासागर में हमको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको पता ही है ये तो। और ये हमारा अवस्थित है कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, नॉर्थ अटलांटिक में है ग्रीनलैंड। बात की जाए अगर कभी देखिए
किसके बीच में है, कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो अमेरिका और यूरोप के बीच में है ये, ठीक है, अमेरिका और यूरोप के बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देखिए 12वीं सदी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिए गए विकल्पों में आपको बताना है कि 12वीं सदी के जो शुरुआत हो रही थी, आरंभ की जा रही है ना बात यहाँ पे, तो 12वीं सदी का जब आरंभ हो रहा था उसमें दिल्ली पर कौन था बैठा हुआ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तोमर वंश, ठीक है। यानी कि ये बात हो रही है गुलाम वंश से पहले की, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना कब होती है, 1206 में होती है ना, लेकिन आरंभ पूछा है इसने 12वीं शताब्दी, थोड़ा उससे पहले का पूछा है, यानी कि अर्ली 12th सेंचुरी। तो देखिए 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन काल था, ठीक है। और तोमर वंश का जो संस्थापक था वो था अनंगपाल, ध्यान रखेंगे। फिर दिल्ली डायनेस्टी आ जाती है। निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाड है, यानी कि इनमें से कौन सा नॉन एशियन माउंटेन पीक है। तो गैर एशियाड, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, क्योंकि माउंट किलीमंजारो की बात करते तो ये तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप में है, एल्ब्रूस हमारा यूरोप में है, मैकेनेली पर्वत ये अलग हो गया फिर से, और एकांगुआ भी अलग हो गया इसमें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा, मैं ही कंफ्यूज हो गया उसमें। विच अमंग द फॉलोइंग इन द हाइस्ट नॉन एशियन माउंटेन पीक, निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाड है। उच्चतम पूछ रहा है ना इसमें, ये नहीं पूछ रहा कि एशिया में है नहीं है, ये पूछा कि इनमें से सबसे ऊंचा जो एशिया से बाहर है वो पर्वत कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा माउंट एकांगुआ इनमें से। तो माउंट एकांगुआ ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए कभी कभी हो जाता है, नहीं देखिए कन्फ्यूज ऐसे होते हैं फिर हम एग्जाम में भी, तो वहाँ पे हैंग कर देता है क्वेश्चन दिमाग को, कि हम उसका कुछ अलग ही मायने लगा लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ठीक है। तो ये फुटप्रिंट नेटवर्क जो है क्या है, तो देखिए जो ग्लोबल फुटप्रिंट, ये हमारा यूएसए, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड का स्थित एक थिंक टैंक है, जैसे नीति आयोग है ना हमारा, वैसा टाइप का है ये, ठीक है। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2003 में। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अब स्थापना क्यों हुई, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है, ये पर्यावरण के पदचिह्न और जैव क्षमता सहित जो स्थिरता है उसको आगे बढ़ाने के लिए उपकरण विकसित करता है और इसका बढ़ावा भी देता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये पर्यावरण से रिलेटेड है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क 2003। अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं है पूछ रहा है इसमें, ठीक है और नहीं है को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें जो MS वर्ड है ऑप्शन डी, ये कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक क्या है, ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर से नहीं है पूछ लिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन, इसका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा इसमें, क्योंकि लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसमें, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड सभी के लिए खुले हों या ओपन हों, ठीक है, यानी कि जिसमें कोई भी अपना योगदान देकर उसे और ज़्यादा डेवलप कर सकता है आगे, ये कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी कि लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, एंड्रॉयड है, इनको और डेवलप करते हैं। एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन आते नहीं, कभी 6.0 था, अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो वर्जन है, एंड्रॉयड का अपडेट होते जाता है। ऐसे ही हमारे देखा मोजिला फायरफॉक्स है, इसके बाद गूगल क्रोम आया, तो ये चीज़ें हमारे आगे जा रही हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है यहाँ पे, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं माना जाएगा इसमें, क्योंकि इसके जो सोर्स कोड है लगभग जो काम इसमें होना चाहिए या जितनी चीज़ें इसमें मौजूद हैं उतने के लिए ही ये कोडिंग की गई है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है, सॉफ्टवेयर वाले अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको, तो आंसर बी होगा इसका, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना इनमें से हो जाएगा आपका राइट आंसर होना चाहिए एंजिल वाटरफॉल, यानी कि ऑप्शन डी एंजिल, ठीक है। और एंजिल जो है हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है, ये वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। वेनेजुएला भी एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्थित देश है, तो वेनेजुएला। और इसकी बात करें एंजिल की, तो इसकी ऊंचाई है 979 मीटर, ठीक है। और ध्यान रखेंगे
इसके बाद जो हमारा टुगेला, जो अन्य विकल्प उनको भी देख लो आप, थोड़ा क्या पता किसी एग्जाम में पूछा जाए। टुगेला वाटरफॉल जो है इसकी लोकेशन है हमारे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। और मोंगेफोसन जो है हमारा, मोंगेफोसन वाटरफॉल ये हमारा नॉर्वे में स्थित है। एंड मुटराजी जो हमारा जलप्रपात है इसकी लोकेशन है जिम्बाब्वे में। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का जो युद्ध है ये एक हिसाब से देखा जाए अर्ली जो हमारा दिल्ली सल्तनत शुरू होती है ना उससे पहले की एक शानदार हिस्ट्री है। तो मोहम्मद गौरी और इसका युद्ध हुआ था दोस्तों, हमारे तराइन के युद्ध हुए थे। तराइन के 2 युद्ध होंगे ना, 1191 और 1192। 1191 वाले युद्ध में क्या हुआ, हमारा पृथ्वीराज तृतीय जीत गया। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है मोहम्मद गौरी किस युद्ध में आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 1191 ऑप्शन भी। लेकिन इसके अगले ही साल फिर हमारा वापसी की किसने, मोहम्मद गौरी ने, और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है वो युद्ध। और इसी युद्ध के बाद भारत में एक हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, तुर्क राजवंश की स्थापना होती है जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो टोटल काउंटिंग की जा रही है यहाँ पे, जितने भी हमारे आइलैंड वगैरह हैं, ये जो भी आइल हैं हमारे, इनको काउंट करते हो टोटल जो हमारी तटीय कोस्टल लाइन है वो कितनी है। तो ये हो जाती है हमारी टोटल ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिए कितनी हो जाती है, 7500 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अगर कंप्लीटली बोलूँ मैं, एक्यूरेट नंबर में बोलूँ तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समेत भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो है 7517 पॉइंट कुछ है, मतलब ठीक है 7517 यहाँ पे अप्रॉक्स दिया हुआ है। और वहाँ पे केवल अगर ये पूछा जाता है, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ना बोलकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई बोला जाता है तो फिर हमारी ये हो जाती है 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य, क्वेश्चन हमेशा बनता है, भारत में किस राज्य की कोस्टल लाइन सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है? एंड द राइट आंसर इज गुजरात। ठीक है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? देखिए तैमूर आ गया है फिर से, तैमूर का भी हमने ऊपर जिक्र किया था एक जगह पे। तो तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था 1398 में, ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा 1398। ठीक है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इसमें उत्तराखंड के संदर्भ में है वो 1399 है, क्योंकि 1399 में ही तैमूर जनवरी के माह में हरिद्वार पहुँचा था। ठीक है, तो हमारे राज्य के इतिहास में ये हो जाएगा भारतीय इतिहास के हिसाब से 1398, क्योंकि वो पहले दिल्ली जो भी हमारे काबुल, कंधार उस समय और सिंध वगैरह थे, इन सबको आक्रमण करते हुए आगे बढ़ा ना। तो इसमें 1398 बीत गया इसका, जैसे ही हरिद्वार पहुंचता उसमें जनवरी हो गया था 1399। तो फिर इसने हरिद्वार में भी उसमें भीषण रक्तपात किया, वहाँ पे लूट वगैरह की, और बोला जाता है कि वहाँ पे जो बहरूज था उससे युद्ध होता है इसका, जिसको हम कतुल शासक ब्रह्मदेव से कम लगाते हैं, तुलना करते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। उसके बाद वापस लौट गया फिर। ठीक है, और तैमूर वापस लौटा तो इसने जो खिलज खां, अभी हम बात कर रहे थे सैयद वंश का, तो उसको यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या करा, हरता करता बनाया, बोला शासन करना तुम लोग अच्छे से, मैं चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ठीक है, ऐसा बोल के चले गया लुटेरा कहीं का। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, वायरस प्रोग्राम ही होता है एक। इनमें से कौन सा वायरस एक प्रकार नहीं है? नहीं है, फिर से बताना। देखिए तो वायरस का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखा जाए इसमें जो ऑप्शन है, बूट सेक्टर वायरस और सिस्टम वायरस, फाइल वायरस, डिस्क वायरस। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसमें बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस यहाँ पर वायरस का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए। ओके, नहीं, इसको प्लीज़ करेक्ट करेंगे आप, ए नहीं होगा इसमें, ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें, डिस्क वायरस। ठीक है, देखिए डिस्क वायरस कोई भी वायरस नहीं होता है, बाकी तीनों में देखें तो हम कहीं ना कहीं से वायरस का हस्तक्षेप हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि बूट सेक्टर वायरस होगा, बूटिंग के टाइम पे जो आपको इफेक्ट करेगा सिस्टम को, सिस्टम वायरस तो होगा ही होगा, किसी फाइल में वायरस भी होता है, लेकिन डिस्क वायरस ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, फिर भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप, मेरे हिसाब से तो डी सही है इसका। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे महाद्वीप है जहाँ पे हमको सवाना घास के मैदान नहीं देखने को मिलते हैं?
सवाना जो हमारे घास के मैदान है ना, आपको पता है दोस्तों, ये लगभग एक हिसाब से सूखे मौसम का या शुष्क घास के मैदान होते हैं सवाना। तो हमारा जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है वहाँ पे सवाना घास के प्रकार के मैदान बिल्कुल ही नहीं दिखते। वैसे सवाना घास के मैदान स्पेशली ज़्यादा फेमस हैं हमारे अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। लेकिन सवाना घास के मैदान की जो विशेषताएं हैं उस प्रकार की ही विशेषताएं अमेरिका स्थित और ऑस्ट्रेलिया स्थित कुछ घास के मैदानों में पाई जाती है, जो कि हमारे कैसे होते हैं, शुष्क तथा बहुत सूखे मौसम वाले घास के मैदान होते हैं। बट जो यूरोप के जितने भी घास के मैदान हमको देखते हैं वो एक तो हमारे शीत वाले घास के मैदान हैं, ठीक है, और उनकी विशेषता शुष्क घास के मैदानों से कहीं अलग पाई जाती है। तभी तो यूरोप में आप देखते हैं ना, जैसे कि यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करते हैं, लाइक डेनमार्क वगैरह, क्योंकि वहाँ पे घास के मैदान भी हैं। पशुओं को 6-6 महीने तक वहाँ पे चरने के लिए छोड़ा जाता है, तो बहुत हेल्दी वहाँ पे एक हिसाब से ग्रास वगैरह भी होते हैं उन ग्रास लैंड्स में। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो बताना है, बाकी 3 गलत हैं इसमें। भाई अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज गलत है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है, बाल गंगाधर तिलक का ये गलत हो जाएगा, हाँ तो फिर ये गलत ही हो जाएगा। इनमें से केवल एक ही ऑप्शन सही है, एनी बेसेंट की है, ठीक है, एनी बेसेंट की ही हमारा न्यू इंडिया है, पत्रिका है ये। मतलब एनी बेसेंट ने 2 पत्रिकाओं का यहाँ पे प्रकाशन किया था, संपादन किया था, एक थी कॉमनवेल्थ, दूसरी थी न्यू इंडिया, ठीक है। बाकी कौन कौन सी पत्रिकाएं देख लो फिर अब। जो हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। एंड कॉमनवेल्थ में आपको बता ही चुका, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ दोनों ही एनी बेसेंट ने प्रकाशित किए थे, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम की हम बात करते हैं, कई बार ये पूछी गई है, ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंदो घोष ने लिखा था, इनमें से कौन सा अरविंद घोष ने लिखा था? अरविंद घोष देखिए 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन बनता है। अरविंद दर्शन भी आपने सुना होगा, है ना। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपना एक पत्र आता था उनका, उसमें वंदे मातरम, इसके द्वारा कड़ी आलोचना की थी, जिस कारण क्या 1908 में हमारा अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया। और जब वो जेल में बंद हुए तो वहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेते हैं वो। फिर उसके बाद ये पांडी जेल चले जाते हैं अरविंद घोष और वहाँ पे एकांतवास में रहने लग जाते हैं ये। वहाँ पे उन्होंने बहुत सी फिर पुस्तकें लिखी, द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेस ऑन दी गीता, ऐसे कई रचनाएं हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, द लाइफ डिवाइन, ठीक है, ये हमारी अरविंद घोष की रचना है इसमें। ओके, तो दोस्तों ये थे आज जीएस के टॉप हमारे 20 MCQs। कुछ MCQs रिपीटेड थे, कुछ मतलब ठीक ठाक थे, बट देखो जितना रिवीजन होगा उतना बेहतर है अभी, ठीक है। बाकी देखिए 50 प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशन के स्टोर पे चल रहे हैं फुल लेंथ, जो कि आपके वीडियो कनिष्ठ सहायक, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनरोल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन के स्टोर पर जाइए और वहाँ से आप ये 50 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें और जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ, अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। और जब भी आप उत्तराखंड के सुंदर खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जितना भी कचरा, प्लास्टिक या कुछ भी आपको ऐसी चीज़ दिखती है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है, उसको अपने साथ लाएं सहेज के और उसको निश्चित ही कूड़ेदान तक पहुँचा दें, ठीक है। सो थैंक यू, जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।